अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस रिएक्शन देने जा रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है और बहुत ही अफसोस वाली भी वीडियो है। आफिया सिद्दीकी, हमने इनके बारे में तमाम सोशल मीडिया पर सुना है, तमाम ख़बरें सुना है। आइए इसी के ताल्लुक़ से ये वीडियो है और पूरी हकीकत जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो आज भी ये अमेरिका की जेल में बंद हैं। और इनकी पैदाइश से लेके पूरी कहानी इस वीडियो के ज़रिए से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या सच है, क्या हकीकत है। और उससे पहले आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आफिया सिद्दीकी, ये वो नाम है कि जिसको आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं पर देखा, पढ़ा या फिर सुना होगा, क्योंकि पिछले 15-20 साल से लगातार वक्त वक्त पर ये नाम या फिर ये चेहरा अचानक से मीडिया या फिर सोशल मीडिया के ऊपर नजर आने लगता है। एक ऐसी खूबसूरत नौजवान औरत कि जिसकी काबिलियत में भी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिला करती थी, क्योंकि शुरू से ही चाहे वो स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटीज हों, सब में टॉप किया। USA की जो वर्ल्ड वाइड मशहूर और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हैं उनमें पढ़ाई की, उनमें टॉप किया और एक न्यूरो साइंटिस्ट बनी। इसके अलावा ये न सिर्फ मजहबी फैमिली से बिलोंग करती थी बल्कि खुद भी काफी मजहबी थी और दीन के बारे में भी काफी नॉलेज थी। इस्लाम के बारे में इन्होंने जो कुछ जबरदस्त लेक्चर दिए थे उनमें से शायद आज 2-3 यूट्यूब के ऊपर भी नजर आते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये जो काबिल औरत है ये पिछले 16 या फिर कह सकता हूँ कि पिछले 21 साल से लगातार अमेरिका की जेल में बंद है। अब ये जेल में क्यों बंद है इसके भी आप लोगों को कई अलग अलग जवाब मिलेंगे। कोई तो कहता है कि ये बहुत बड़ी कातिल है, बड़ी आतंकवादी है, इसने तो ऐसी प्लानिंग की कि जो शायद इतिहास में नहीं हुई थी। तो कोई कहता है कि ये बेगुनाह है, इसने कुछ नहीं किया बल्कि सिर्फ अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया और इसीलिए अमेरिकन और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और मिलिट्री की साजिशों का शिकार बन गई। तो कोई इन तमाम से अलग हटकर थ्योरीज पेश करता है और कहता है कि दरअसल अमेरिका या फिर उसकी खुफिया एजेंसी वगैरह इस औरत की काबिलियत से फायदा उठाना चाहते थे, जिस पर ये राजी नहीं हुई और इसीलिए आज तक उस चीज की सजा भुगत रही है। मुझे उम्मीद है कि आप में से भी ज्यादातर लोगों ने जब आफिया सिद्दीकी के बारे में जानने, पढ़ने और सुनने की कोशिश की होगी तो आप लोगों को भी हमेशा कंफ्यूजन ही हुई होगी कि आखिर असली माजरा क्या था, आफिया सिद्दीकी कौन थी और आखिर आफिया सिद्दीकी के साथ हुआ क्या था। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अगर बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो कहानी का आगाज होता है सन 1972 से कि जब पाकिस्तान के कराची में आफिया सिद्दीकी का जन्म हुआ। ये दरअसल एक मजहबी फैमिली में पैदा हुई थी, तो इसीलिए बचपन में ही इनको काफी अच्छी तरीके से मजहबी तालीम भी मिली थी। इंटेलिजेंट तो काफी थी ही, इसीलिए सन 1990 में यानी लगभग 18 साल की उम्र में ही पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाने का मौका मिला। अमेरिका की MIT की जिसकी गिनती दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में की जाती है, वहाँ पर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद आगे PhD भी की। एक मजहबी बैकग्राउंड होने की वजह से अमेरिका में स्टडी के दौर में भी वो स्टडी के अलावा दूसरा काम जो शौक से किया करती थी वो दरअसल इस्लाम वगैरह की तबलीग में ही वक्त गुजारना होता था। फिलहाल 1995 में अमजद मोहम्मद खान नाम के एक इंसान से उनकी शादी हुई और यहीं पर इस स्टोरी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 1996 में उनके पहले बच्चे यानी कि लड़के की पैदाइश हुई जिसका नाम था मोहम्मद अहमद। आफिया सिद्दीकी की ये शादी ज्यादा खुशगवार नहीं थी, क्योंकि इनकी बहन डॉक्टर फौजिया भी बताती हैं कि एक बार जब वो अपनी बहन से मिलने के लिए गई थी तो उनके चेहरे पर जख्म थे। बाद में आफिया सिद्दीकी के ही बेटे अहमद ने बताया कि अम्मी को अब्बू ने ही मारा है। बाद में इन लोगों के यहाँ पर एक और लड़के और लड़की की पैदाइश हुई। दूसरे लड़के का नाम सुलेमान जबकि लड़की का नाम मरियम था। बाद में सन 2002 में आफिया सिद्दीकी और उनके शौहर का तलाक भी हो गया और तलाक के बाद ही उनके शौहर ने लगातार आफिया सिद्दीकी के ऊपर ये इल्जाम लगाना शुरू किया कि ये एक वायलेंट औरत है कि जिसका ध्यान क्रिमिनल एक्टिविटीज वगैरह में रहता है और खासतौर से इनके ऊपर आतंकवाद के इल्जाम लगाए कि ये औरत आतंकवादी माइंड रखती है और आतंकवादी एक्टिविटीज करने वगैरह की प्लानिंग करती रहती है। याद रहे कि ये वो दौर था कि जब अमेरिका में 9/11 नाम का वो मशहूर आतंकवादी हमला हो चुका था कि जिसकी वजह से पूरे ही अमेरिका में आतंकवाद को लेकर एक गर्म माहौल था और वहाँ की जो खुफिया एजेंसी या फिर मिलिट्री वगैरह थी वो इन तमाम चीजों को लेकर चप्पे चप्पे पर नजर रख रही थी। 2002 में तलाक के बाद ही आफिया सिद्दीकी अपने बच्चों को लेकर लगभग 12 साल के बाद अमेरिका से पाकिस्तान में वापस आ गईं। फिर दिन आया 31 मार्च सन 2003 का कि जब आफिया सिद्दीकी ने कराची से एक टैक्सी ली। इस टैक्सी के जरिए से वो इस्लामाबाद पहुंचना चाहती थी और इस टैक्सी में उनके साथ उनके तीनों बच्चे यानी कि अहमद, सुलेमान और साथ ही साथ बेटी मरियम भी थी। घंटों पर मुहित इस बड़ी मंजिल को वो पूरा कर पाती उससे पहले ही उस बड़े मंसूबे को अंजाम दे दिया गया कि जिसकी प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। मतलब बीच में ही उनको उनके बच्चों समेत किडनैप कर लिया गया। उनके बच्चों को न सिर्फ आफिया सिद्दीकी से ही अलग किया गया बल्कि खुद बच्चों को भी एक दूसरे से अलग अलग जगहों पर ले
जाया गया। खास तौर से आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान के बगराम नाम के उस खतरनाक और बदनाम इलाके में ले जाया गया कि जो यूएस की तरफ से लोगों को टॉर्चर करने के लिए ही जाना जाता था। ये वैसे तो अमेरिका की एयरफोर्स का ठिकाना हुआ करता था, एक बेस हुआ करता था, मगर उन कैदियों का भी ठिकाना था कि जिनको अमेरिका इसलिए कैद किया करता था कि जिनके बारे में उसको शक होता था कि ये अफगानिस्तान में हमारी सपोर्ट से चलने वाली हुकूमत के लिए या फिर खुद हमारे लिए भी खतरा बन सकते हैं। और फिर वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से यानी कि किडनैप करके लाए गए कैदियों को टॉर्चर किया जाता था ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सके या फिर उनको मैनेज किया जा सके। दावा किया जाता है कि उनके सबसे बड़े बेटे के जिसका नाम अहमद था उसको भी एक अलग जगह पर कैद ही किया गया था और उसको टॉर्चर वगैरह भी किया गया था, जिसकी वजह से दबाव में आकर वो ये बात मानने तक के लिए मजबूर हो गया था कि उसका नाम अहमद नहीं बल्कि एहसान अली है और वो आफिया सिद्दीकी का नहीं बल्कि किसी और का बेटा है। हालांकि 5-6 साल के बाद जब हालात बदले थे तो इस मोहम्मद अहमद नाम के बेटे को तो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में आफिया सिद्दीकी की फैमिली के हवाले कर दिया गया था। बाकी इनकी जो बेटी थी मरियम, उसको भी ले जाकर अफगानिस्तान में रह रही एक अंग्रेज फैमिली को दे दिया गया था कि लो ये तुम्हारी ही आज से बेटी है, जिन्होंने इस बच्ची का नाम बदलकर उसको एक क्रिश्चियन लड़की के तौर पर पालना भी शुरू कर दिया था। हालांकि 2009 और 2010 के करीब में आकर डीएनए टेस्ट की मदद से इस लड़की को एक बार फिर से आफिया सिद्दीकी की फैमिली के हवाले कर दिया गया था। रहा सवाल आफिया सिद्दीकी का, तो उनको अगले 4-5 साल तक कैदी बनाकर किस तरह का टॉर्चर किया गया इसको यहाँ पर बयान भी नहीं किया जा सकता है। सन 2006 में मुअज्जम बेग के जो खुद भी अमेरिका के इस बेस पर मौजूद खतरनाक जेल में लंबे वक्त तक रह चुके थे, उनकी एक मशहूर किताब आई कि जिसका नाम था एनिमी कॉम्बिटेंट। उसमें उन्होंने बताया कि जब वो इस जेल में रहे थे तो उनको एक औरत के चीखने की दर्दनाक आवाजें आया करती थी और वो औरत कैदी नंबर 605 या द ग्रे लेडी ऑफ बगराम के नाम से मशहूर हो गई थी। जब ये किताब सामने आई थी तब लोगों को यही शक लगा था कि शायद ये वही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी होंगी कि जो लंबे वक्त से गायब हैं और जिनका किसी को भी कोई अता पता नहीं है। मगर फिर सन 2008 में ये शक यकीन में बदल गया कि जब अचानक से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक बार फिर से नजर आई। दोस्तों, सन 2008 में जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अफगानिस्तान के इस बदनाम कैदखाने से आजाद हुई तो होना तो यही चाहिए था कि वो अपनी फैमिली यानी कि पाकिस्तान की तरफ वापस आती और एक नॉर्मल जिंदगी दोबारा शुरू करती, मगर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उनको तो फौरन अमेरिकी फौज के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार तो डायरेक्ट उनको अमेरिका ले जाया गया कि जहां से वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आ सकी और शायद वापस आ भी नहीं सकेंगी, क्योंकि वो वहां पर लगभग 84 साल की एक लंबी सजा काट रही हैं। मगर अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था? तो इसके पीछे 2 कहानियां सुनाई जाती हैं, यानी यहाँ से 2 वर्जन नजर आते हैं। पहला वर्जन तो यही है कि जब 2008 में उनको इस कैदखाने से रिहा किया गया तभी उनके कत्ल का मंसूबा भी बना लिया गया था और इस मंसूबे को बनाने के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी का हाथ माना जाता है, वो भी अमेरिका के साथ मिलकर। और ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि उनको डर था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 5 साल के बाद रिहा होने के बाद पाकिस्तान में इन तमाम चीजों की पोल ना खोल दें कि उनको कैसे किडनैप किया गया, कहाँ पर रखा गया, क्या क्या किया गया और किसके इशारे पर किया गया। क्योंकि आपको बताता चलूं कि बाद में ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि 2003 में जिस तरह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उनके बच्चों के साथ कार के अंदर से किडनैप किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी का हाथ था। उस दौर में पाकिस्तान के हुक्मरान रहे जनरल मुशर्रफ ने तो प्राउडली इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उस दौर में इन्होंने अपने यहाँ के हजारों लोगों को अमेरिका के हवाले किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स के बदले में। माना जाता है कि उन हजारों ही लोगों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम भी शामिल था और जाहिर है इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उस दौर में जो हजारों पाकिस्तानियों को अमेरिका के हवाले कर दिया गया था या कह सकते हैं कि बेच दिया गया था, उनमें से आधे तो गुनाहगार होंगे और आधे बेगुनाह भी होंगे। फिलहाल 2008 में जब उनको बगराम के मशहूर कैदखाने से छोड़ा गया तो उनके हवाले एक बच्चे को किया गया जिसके बारे में बताया गया कि ये उनका बड़ा बेटा अहमद है और फिर उनको गजनी के इलाके में जाने के लिए कहा गया जहाँ पर वादे के मुताबिक उनकी बेटी मरियम उनके हवाले की जानी थी। लंबा सफर तय करने के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी गजनी पहुंची और फिर वहां पर खालिद बिन वलीद नाम की जो एक मशहूर मस्जिद है वहां पर जाकर ठहरी, जहां पर ये वादा किया गया था कि उनकी बेटी मरियम उनको मिलेगी। घंटों तक इंतजार करने के बाद बेटी तो नहीं मिली, मगर अमेरिकी फोर्स या फिर अफगानिस्तान पुलिस वगैरह उनके पास जरूर पहुंच गई कि जिसको पहले ही इस बात की खबर दे दी गई थी कि एक औरत और एक लड़का वहां पर पहुंच रहे हैं कि जिनका इरादा सुसाइड बॉम्बिंग का है, यानी कि बॉम्ब वगैरह लगाकर फट जाने का है और इस तरह से वो एक बड़े हमले को अंजाम देना चाहते हैं। वैसे तो आफिया सिद्दीकी या उस बच्चे के पास कोई बॉम्ब वगैरह नहीं मिला था और इसके अलावा वो पुलिस या फिर वो फोर्स के जो आफिया सिद्दीकी पर डायरेक्ट अटैक करने आई थी, खत्म करने आई थी, उसने भी उनको डायरेक्ट अटैक नहीं किया, यानी खत्म नहीं किया। और ऐसा क्यों हुआ था और आगे क्या क्या हुआ, ये सब तो अपने आप में एक अलग और लंबी कहानी है। मगर अब हम डायरेक्ट दूसरे वर्जन पर आते हैं, यानी कि अमेरिकी वर्जन पर कि उसने इनको अरेस्ट क्यों किया। अमेरिकी गवर्नमेंट ने यह दावा किया था कि आफिया सिद्दीकी से पूछताछ के दौरान आफिया सिद्दीकी ने हमारे 6 सोल्जर्स या फिर FBI के जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है उसके लोगों पर बंदूक के जरिए से अटैक करने की कोशिश की थी।
बदले में जब कार्रवाई की गई तो एक गोली आफिया सिद्दीकी के पेट में जाकर लगी, जिसकी वजह से ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बुरी तरीके से घायल हो गई थी। और इसके अलावा पूछताछ के दौरान हम लोगों को आफिया सिद्दीकी के पास से कुछ ऐसे नोट्स वगैरह भी मिले थे कि जिसमें बड़े बड़े हमलों की प्लानिंग की जा रही थी, स्पेशली अमेरिका के न्यूयॉर्क के इलाके में। बस इसीलिए हमने इनको अरेस्ट किया और फिर इनको अफगानिस्तान से अमेरिका लाया गया, जहाँ पर इनके खिलाफ एक लंबे वक्त तक मुकदमा चला और फिर अमेरिकी फौजियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में ही लगभग 84 साल की सजा सुनाई गई। यहाँ पर यह बात भी याद रखने वाली है कि चाहे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सपोर्ट करने वाले लोग हों या फिर अपोज करने वाले लोग हों, ज्यादातर लोग आज की डेट में ये मानते हैं कि 2003 से लेकर 2008 तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किडनैप करके रखा गया था, वो भी अफगानिस्तान में, और खतरनाक तरीके से उनको टॉर्चर भी किया गया था। मगर इस पूरे मामले को आज तक अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया है, बल्कि वो हमेशा इसको डिनाई करते आए हैं। उनके मुताबिक इस पूरे पीरियड में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कैद में नहीं थी बल्कि आजाद थी, लेकिन वो खुद ही हमारी नजरों से बच कर भागती फिर रही थी, क्योंकि वो तो सन 2002 से ही हमारी वांटेड लिस्ट में थी। मतलब जब वो अमेरिका में थी तभी हम उनकी एक्टिविटीज पर नजर रख रहे थे और इसीलिए वो हमसे बच कर इधर उधर भाग रही थी। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की कॉर्सवेल नाम की एक ऐसी खास जेल में रखा गया है कि जो खास तौर से उन औरतों के लिए ही बनाई गई है कि जो बड़ी और खतरनाक क्रिमिनल होती हैं। ये अमेरिका के टेक्सास के फोर्ट वर्थ नाम के इलाके में मौजूद है। फिलहाल लगभग 20 साल के बाद, मतलब 2022 के आखिर में और 2023 के बिल्कुल शुरू में, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को पहली बार अपनी बहन से मिलने का मौका मिला। 20 साल के लंबे अरसे के बाद जब डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात अपनी बहन से हुई तो उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा दिल बड़ी तेजी के साथ धड़क रहा था, मेरा दिमाग सोचने के काबिल नहीं था, मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं थे, क्योंकि मैं अपनी बहन आफिया से 20 साल के बाद मिल रही थी, मगर इस हालत में कि उसके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे और सर पर चोट की वजह से वो ठीक से सुन भी नहीं पा रही थी। हम दोनों के बीच शीशे की एक मोटी दीवार थी और इसके अलावा हमारी ये पल पल की मुलाकात कैमरे से रिकॉर्ड हो रही थी। मैं ना तो उससे गले मिल सकती थी और ना ही उसके हाथों को अपनी आंखों से लगाकर रो सकती थी। वो मुझसे बार बार कह रही थी कि मुझे इस जहन्नम से बाहर निकालो। दोस्तों, पाकिस्तान में तो एक लंबे वक्त से ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आजादी की या फिर उनको वापस लाने की डिमांड होती ही रहती है। इसको लेकर मुहिम वगैरह चलती रहती है। इमरान खान जैसे बड़े बड़े नेताओं ने तो ये वादा भी किया था कि जब वो पावर में आएंगे तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी को लाजमी बनाएंगे। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका में भी मौजूद बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट या फिर ह्यूमन राइट्स वगैरह पर नजर रखने वाले वकील भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आजादी की मांग करते रहते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं कि जो अमेरिकी वर्जन पर यकीन ही नहीं रखते हैं। मतलब वो आफिया सिद्दीकी को पूरी तरीके से बेगुनाह मानते हैं, और वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो दावा किया गया था बाद में उस पर ही सवाल उठे थे और उस पूरे मामले में ही झोल नजर आया था। मिसाल के तौर पर सबसे पहला सवाल तो यही उठा था कि आखिर आफिया सिद्दीकी की जो ऑलरेडी हद से ज्यादा 5 साल की कैद के बाद कमजोर हो चुकी थी, उन्होंने 6 सोल्जर्स पर अटैक किया कैसे, और अगर अटैक किया भी तो भला ये कैसे मुमकिन हुआ कि खतरनाक गन से किए गए अटैक में वहां मौजूद किसी भी बंदे को एक छोटी सी खरोच तक नहीं आई। उसके उलट जब इन सोल्जर्स ने या फिर अमेरिका की खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए लोगों ने अपने डिफेंस में अटैक किया तो डायरेक्ट आफिया सिद्दीकी के पेट में गोली लगी। इसके अलावा जिस गन को लेकर यह दावा किया गया था कि इसकी मदद से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अटैक किया था, उस पर भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के फिंगरप्रिंट्स को साबित नहीं किया जा सका था। यही वजह है कि खुद बहुत सारे अमेरिकियों का ये मानना है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत थोड़ी बहुत भी कोशिश करती तो ये केस बहुत ज्यादा हल्का हो सकता था और आफिया सिद्दीकी की आजादी और वापसी मुमकिन हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान ने कभी कोई सीरियसली कोशिश नहीं की या फिर करना ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ इसके अलावा अमेरिका में कुछ लोग डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आजादी की रिहाई की मांग सिर्फ इसलिए भी करते हैं कि उनके मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है तो एक मुजरिम, एक क्रिमिनल, मगर जिस तरह के चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं वो कोई इतने खतरनाक नहीं थे। मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर था लेकिन मर्डर नहीं किया था। इसीलिए उनको लगता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर ऑलरेडी हद से ज़्यादा ज्यादती हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन वाक़े में आफिया सिद्दीकी की वीडियो के जरिए से देख के बहुत अफसोस हुआ कि उनके साथ वाक़ई में बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। जो इस वीडियो में बताया गया कि वाक़ई में उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, और हम सब मिल के दुआ करें उनके हक़ में कि अल्लाह ताला उनको जल्द से रिहाई अता कर दे और वो अपने घर जाएं और सब उनकी मदद करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हम सब उसके लिए दुआ ज़रूर करें। और उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर आदमी इनके लिए दुआ करे आफिया सिद्दीकी के लिए और उनको जल्द से जल्द रिहाई दे अल्लाह ताला। तो चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।